हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीएसआईआर के लास्ट ईयर के पेपर के बारे में। और हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट ईयर की प्रज्ञान की टेस्ट सीरीज़ थी वो कैसे हेल्पफुल रही थी लास्ट के पेपर के लिए। क्लियर? तो प्रज्ञान आईएएस जो है हर साल जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, चाहे फिर वो जीएस हो, ठीक है, या फिर ऑप्शनल्स हो, ठीक है, ऑप्शनल्स की टेस्ट सीरीज़ लिख के भी आती हैं। ऑप्शन में आपका एंथ्रो हो गया, पीएसआईआर हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी है, देन पबमेड है। तो इसकी टेस्ट सीरीज़ आपको हर साल देखने को मिलती हैं। और मैं यहाँ पे अब पीएसआईआर के पेपर के बारे में डिस्कस करूँगा कि कैसे लास्ट ईयर का जो पेपर था वो कैसे हेल्पफुल रहा था आपके पेपर के लिए, ठीक है, जो एक्चुअल पेपर हुआ था। तो टेस्ट सीरीज़ कैसे जो है आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल रही थी। क्लियर? देखो, मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं। ये इस कॉलम में मैंने डिस्कस किया हुआ कि वो सारे क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअल पेपर में पूछे गए थे, और यहाँ इस कॉलम में वो क्वेश्चंस बताए हैं जो प्रज्ञान की टेस्ट सीरीज़ में कवर करवाए गए थे। ठीक है, देखो, टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस आप सब लोगों को पता होगी। मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। देखो, जब भी आप मेंस लिखने जाते हो तो मेंस आपके लिए खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि सारे का सारा सब्जेक्टिव है, आपको सब कुछ लिखना है वहाँ पे जाके, ठीक है। और वो भी गिवन टाइम फ्रेम में। आपको पता है 3 आवर्स हर एक पेपर के लिए मिलते हैं, जहाँ पे जनरली आपको जीएस के पेपर में 20 क्वेश्चन और ऑप्शनल के पेपर में अराउंड 19 क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं जो डायरेक्टली पूछे गए होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चंस को बीच में तोड़ोगे तो आप देखोगे कि 19 ही 25 तक क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ रहे हैं। कहीं पे क्या करते हैं कि वो पार्ट ए पार्ट बी क्वेश्चन में बांट देते हैं। पार्ट ए में किसी को पूछ दिया, पार्ट बी में कोई और टॉपिक पूछ दिया, तो ऐसे पूछ के मतलब क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो गिवन टाइम फ्रेम में 3 आवर्स के अंदर इतना बड़ा पेपर लिखना खुद में एक चैलेंज होता है कि हम कैसे मैनेज करना है। पहला पॉइंट तो मैं यही मान के चलता हूँ कि जब आप पेपर में जाते हो तो पहला चैलेंज यही होता है। देखो, अभी रिजल्ट आया जिनका क्वालिफाई हुआ है, तो उनके लिए ये है कि हमें चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो हमें चीज़ें कवर करनी, हमारा सिलेबस ये रहता है, ऑप्शनल रहता है, ऐसे प्रिपेयर करना है, एथिक्स प्रिपेयर करना है। फिर कुछ पेरिफेरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये जीएस के लिए आप कवर कर रहे होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको सच में आप कहीं लिख भी पाओगे, ठीक है, या तो क्या उस गिवन आवर्स में 3 आवर्स के टाइम पीरियड में आप वो 20 क्वेश्चन कंप्लीट भी कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, जिसको आपको अगर ठीक करना है या तो आपको उससे निखर के बाहर आना है, तो उसके लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है। डेली बेसिस पे खुद से प्रैक्टिस करो। देखो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं जो टॉपिक पढ़ते हो उस पर आप क्वेश्चन लिखना, फ्रेमिंग आपको आ जाती है कि मुझे ऐसे लिखना है। लेकिन फिर भी आप दिन में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है, घर पे बैठ के लिखोगे, तो आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी कि क्या मेरा 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट होगा। उसके लिए आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं, वो भी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपको लगे कि जैसे एग्जामिनेशन का इन्वायरमेंट चल रहा है, ठीक है। आप डेस्क पे बैठ के 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखोगे, तब आपको क्लियर होगा कि क्या मुझसे पेपर कंप्लीट हो रहा है। अगर आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप समझ लो कि आप रेस में पहले से ही पीछे रह रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है, आप सब जानते हो, ठीक है। किसी के 5 नंबर भी ज़्यादा हुए तो वो आपसे आगे ही रहेगा, ठीक है ना। और अगर आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मान के चलो, अगर आप 3 आवर्स के पीरियड में अगर आप 20 क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, मैं ऑप्शनल की बात करूं, अगर ऑप्शनल में आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं, 19 क्वेश्चन लिखने हैं, तो अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, आप 15 16 17 क्वेश्चन कर रहे हो, यानी कि 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, आप 15 मार्क्स के लेके चलो तो 30 मार्क्स का पेपर छोड़ के आ रहे हो। तो देखो, 250 नंबर का पहले ही पेपर होगा, आप उसमें से 30 का छोड़ के आओगे तो आपका 220 का ही तो पेपर अटेम्प्ट किया आपने। अब 220 में से आप देखो, आपको जब भी आप पेपर लिखोगे, इतना सारा सिलेबस पढ़ के जाओगे तो काफ़ी क्वेरीज रहती हैं, सर मार्क्स कम मिलते हैं। देखो यार, इतना सारा सिलेबस होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हम अपने माइंड में लेके इतनी सारी चीज़ें पेपर में जाते हैं, हम रियलिटी में वहाँ पे उतनी ही प्रेजेंट कर पाते हैं कि हमें 50% मैक्स मार्क्स मिल सकते हैं, 50 55 60% ही मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सारी चीज़ें नहीं लिख सकते पेपर में कि जो इवैल्यूएटर होता है। अब मैं देखो पीएसआईआर की बात करूँ तो पीएसआईआर का पेपर कौन इवैल्यूएट करेगा? वो बंदा करेगा जो पीएसआईआर में पहले से एक्सेप्शनल है, पीएसआईआर में पहले से उसके पास अच्छे खासे एक्सपीरियंस है, तो वो आपके किसी भी क्वेश्चन को हर पॉइंट उसको पहले से पता होता है कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ें लिखी जा सकती थी। लेकिन बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, आप वो सारी चीज़ें नहीं लिख सकोगे। अब जब नहीं लिख पाओगे तो आपको वही 50% मार्क्स मिलेंगे। अब 50% मार्क्स तो टोटल में से मिल जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टोटल में से छोड़ के आ जाओ, 230 का करके आ जाओगे, तो उसमें से भी अगर 40% मार्क्स मिलेंगे तो आपका स्कोर जो है कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा। इंटरव्यू कॉल के लिए, इंटरव्यू कॉल आ भी गई तो सिलेक्शन के लिए कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है।
जो आपके लिए हेल्पफुल रहें और आपको ये चीज़ बताएं कि आपको कैसे पेपर मैनेज करना है पेपर के अंदर, एक्चुअल पेपर जब आपका होगा उस पेपर के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि लास्ट ईयर की जो पेपर की टेस्ट प्रज्ञान की टेस्ट सीरीज थी PSIR की, वो कैसे हेल्पफुल रही थी पेपर के लिए। ठीक है, देखो यहाँ इस कॉलम में मैंने, ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में मैंने प्रज्ञान IAS की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, और ये वाला कॉलम जो है जो एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, पेपर जो PSC JK PSC का रियल पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है, कमेंट ऑन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट, इस पे हमने पहले से ये क्वेश्चन पूछ रखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने पूछ रखा था तो ये वहाँ पेपर में आ गया, देखो डायरेक्ट आपको लिखने के लिए मिल गया था पहले ही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है JS मिल पे। तो JS मिल का जो क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन हमने JS मिल एज आपको जो भी PSIR के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता है JS मिल जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का पार्ट है। ठीक है, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में एक हमारा थिंकर है दैट इज JS मिल, उस पर हमने एक क्वेश्चन पहले से पूछ रखा था। एज अ थिंकर आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन उन्होंने PSC ने क्वेश्चन उस पर मिल के ह्यूमन नेचर पे पूछा था कि मिल का क्या व्यूज था ह्यूमन नेचर को लेके। ठीक है, तो हमने इस पे दो क्वेश्चन पहले से ही पूछ रखे थे, एक था डेमोक्रेसी के, मिल की डेमोक्रेसी के ऊपर, और एक था मिल की लिबर्टी के ऊपर व्यूज क्या है। ठीक है, तो आपको अगर आपने किसी भी बच्चे ने जब उस टाइम पीरियड में अगर ये क्वेश्चन दो अटेम्प्ट करे थे, तो जब उसको क्वेश्चन पेपर में ये आया था तो कहीं ना कहीं उसकी कनेक्टिविटी माइंड में ऐसी बनी थी कि मैंने ये क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है। देखो जब भी आपको जो भी PSIR के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये चीज़ तो पहले ही क्लियर है कि हमारे जो थिंकर्स होते हैं अराउंड 15-16 थिंकर्स हैं इंक्लूडिंग बोथ वेस्टर्न एंड इंडियंस। देखो हर एक थिंकर्स इंपॉर्टेंट है, हर एक थिंकर से क्वेश्चन आता है। मैं अगली एक और वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमें किस वे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, कि अगर आप कैसे पढ़ोगे। लास्ट टाइम अराउंड मैंने जब मेंस लिखा था, इवन मेरा हुआ नहीं था, बट तब मेरे मार्क्स जो थे 279 आए हुए थे। ठीक है, अब उस टाइम पे PSIR में लिटरली में मार्क्स बहुत कम दिए थे, लेकिन स्टिल मेरे 279 मार्क्स थे। ठीक है, लेकिन देखो मैं इतने सिलेबस में एक ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेबस लेके आऊँगा कि आपको सिलेबस में कहाँ फोकस्ड रहना चाहिए, लास्ट ईयर का पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है इस साल जो नया पेपर आने वाला उसके लिए। क्योंकि लास्ट ईयर जहाँ उनका फोकस रहा होता है उससे फोकस हट के अब दूसरे एरियाज में जा चुका होता है। तो ये मैं नेक्स्ट किसी पेपर में वीडियो में अच्छे से बताऊँगा। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी प्रज्ञान की टेस्ट सीरीज के बारे में और एक्चुअल पेपर के कंपेरिजन के बारे में। ठीक है, ओके तो देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे, देखो मिल पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे PSC ने पूछा था 15 नंबर का, दैट इज इन्वायरमेंटल फेमिनिज्म क्या है, इको फेमिनिज्म। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल फेमिनिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया था। इवन ये करंट के बहुत ही रिलेटेड था, तब करंट में बहुत इंपॉर्टेंट था कि इन्वायरमेंटल फेमिनिज्म को जो है वो इन्वायरमेंटल यानी कि फेमिनिज्म को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में इंक्लूड करना चाहिए। कैसा इन्वायरमेंटल फेमिनिज्म नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, ये उस टाइम पे करंट में ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। और वैसे भी अब हमारे सिलेबस में ये ऐड हो चुका है कि जब हम फेमिनिज्म पढ़ते हैं, पहले हम फेमिनिज्म पढ़ते थे पर्सनल इज पॉलिटिकल। ठीक है, या तो डिस्कस लिबरल व्यूज ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ फेमिनिज्म की और थीरीज भी हैं, तो वो हमें डिस्कस करनी थी। तो यहाँ पे हमने फेमिनिज्म के बारे में देख सकते हो दो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पहले ही कवर करवाए गए थे, एक पर्सनल इज पॉलिटिकल दैट इज अगेन फेमिनिज्म, और एक लिबरल व्यूज ऑफ फेमिनिज्म क्या रहा था, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस करवाए गए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्वेश्चन पूछा गया था इन इंडिया कास्ट नीड्स पॉलिटिक्स एज मच एज पॉलिटिक्स नीड्स कास्ट। ठीक है, तो ये JKS का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, और टेस्ट सीरीज में उससे पहले ही क्वेश्चन को कवर करवा गया था, दैट इज कास्ट पॉलिटिक्स इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू बोथ रीजनल एस्पिरेशंस एंड इलेक्टोरल मैनिफेस्टेशंस। इस पे कमेंट करना है, इनके कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, एंड हियर अगेन द क्वेश्चन इज कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कास्ट पॉलिटिक्स जो है इंडिया में कैसे चलती है उसके ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन लिखना कैसे है ये, अगर आप लिख दोगे कि कास्ट पॉलिटिक्स के क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कौन कौन से इससे पैसे हमें सिनेरियोज मिलते हैं, तो भैया आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले जैसे आपको मिलने चाहिए थे। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन के ऊपर कम से कम 3-4 थिंकर्स को ऐड करना कि किस थिंकर का क्या मानना है। बाहर के थिंकर जो है वो इंडिया के कास्ट सिस्टम, कास्ट इन पॉलिटिक्स में क्या बोलते हैं, इंडियन के थिंकर्स क्या बोलते हैं। ठीक है, प्रीत जकरिया क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ें आपको क्लियरली माइंड में होनी चाहिए। लिखना कैसे है, ठीक है, जब आप PSIR का पेपर लिख रहे हो तो बी क्लियर कि आप PSIR का लिख रहे हो, उसको GS का मत बनाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था
एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पूछा था, उसकी फंक्शनिंग पूछी थी। ये जेकेएस का पेपर है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया, लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया था। उससे पहले हमने टेस्ट सीरीज में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ बता दूं, जब आप ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में जिस बच्चे ने लिखा होगा, ठीक है, और यही क्वेश्चन जब बच्चे को पेपर में दिखा होगा, तो उसके लिए वहाँ पे इस क्वेश्चन को फ्रेम करना बहुत ईजी रहा होगा, ठीक है। क्यों? उसने पहले इसको लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता होगा वुमेन रिजर्वेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में क्वेश्चन था, और जब टेस्ट सीरीज चल रही थी उस टाइम पे एक्ट नहीं बना था बल्कि बिल चल रहा था, तो हमने उससे पहले इसको जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल के फॉर्म में जो है 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। वो उसकी हाईलाइट इंपॉर्टेंस बतानी थी, क्या बिल था, क्या रेलिवेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जिस बच्चे ने यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है, जो बिल में चीज़ें लिखी गई थी वही बाद में एक्ट बन गया, तो चीज़ें आपको सेम लिखनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है पीसा, पंचायती राज पे एक्ट था। पीसा पंचायती एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज में, पीसा पे क्वेश्चन था। डायरेक्टली नहीं पूछा गया था हमारे टेस्ट सीरीज में, बट यहाँ पे पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब हैज़ नॉट बीन मैच्ड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन एट द ग्रास रूट लेवल। पंचायती राज से पहले ही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट लिखना था, लेकिन टॉपिक कवर करवाया गया था टेस्ट सीरीज में। क्लियर। नेक्स्ट था कंटेस्टेंट एरियाज ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कि फेडरलिज्म के बारे में क्वेश्चन था, ठीक है। फेडरलिज्म के बारे में क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है वो केएस ने पूछा हुआ था, और यहाँ पे हमने फेडरलिज्म पे पहले से ही क्वेश्चन कवर करवा रखा था। क्लियर। तो ये पेपर 1 था, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहते हैं। अब देखो मैं ये बात बताऊं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे हेल्पफुल रहेंगे। जब भी हम लोग पेपर में जाते हैं, एक्चुअल पेपर में, ठीक है, एक्चुअल पेपर में आपको पता है कि 3 आवर्स का टाइम है, ठीक है, और हमें वहाँ पे कम से कम 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं। हर एक क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसका इंट्रो, उसका बॉडी, फिर उसका कंक्लूजन माइंड में लाना होता है कि हमें यही चीज़ लिखनी है। और ये मान के चलो, मैं ये बताऊं कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर में पढ़ते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो कंक्लूजन, इंट्रो, बॉडी के बारे में फ्रेमिंग करनी पड़ती है, तभी आप क्वेश्चन लिखते हो, ठीक है। और जब आप इससे पहले कहीं ना कहीं प्रैक्टिस टाइम पीरियड में उस क्वेश्चन को लिख चुके होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आपको इंट्रो, बॉडी, वो सारी चीज़ें पहले से कैलकुलेट होंगी माइंड में, ठीक है। और जब आपको ये पहली सिचुएशन है जब आपने सब कुछ बनाना था, सब कुछ करना था, तो आपको अगर इस क्वेश्चन को लिखने में 7 मिनट लगते थे, तो यहाँ कम से कम आप उसको 6 मिनट में लिखोगे। तो 1 मिनट का टाइम आप बचा सकते हो एक क्वेश्चन से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो मैं अपनी बात बताऊँ, लास्ट टाइम जब मैंने मेंस लिखा था तो 20 क्वेश्चन होते हैं पेपर में। पहला पेपर ऐसे इंग्लिश ऐसे के बाद जो पहला पेपर करने गया तो 15 क्वेश्चन लिख पाया, और टाइम हो गया 2 hours and 40 minutes। अब 20 मिनट रह गए, 5 क्वेश्चन रह गए, और उन 5 क्वेश्चन को क्या किया मैंने, मान के चलो ये कुछ शीट्स हैं, तो एक शीट आधी और लगाई तो 15 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट, एक शीट आधी और लगाई तो 15 का कंप्लीट, यानी कि हर एक क्वेश्चन को आधा आधा लिखना शुरू किया। उसमें मार्क्स भी उतने मिले होंगे 1/4 या 1/5, ठीक है ना। तो वैसे ही मार्क्स मिले होंगे, ऑब्वियसली फिर मार्क्स कम पड़ेंगे। तो ये क्या है, लेग का प्रैक्टिस है। बाद में रियलाइज हुआ कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। इवन दो लास्ट टाइम जब पेपर दिया तो आई थिंक एक पेपर में 71 मार्क्स आ गए तो बाहर हो गया, बट स्टिल आई गॉट गुड मार्क्स इन ऑप्शनल। वहाँ पे कोई रिग्रेट नहीं है कि इतने मार्क्स आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर 2, अगेन अ डायनेमिक पेपर, जहाँ से लोग PSIR, जब भी PSIR का नाम लेते हैं तो बोलते हैं कि सर PSIR बहुत डायनेमिक है, वहाँ पे बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो क्या डायनेमिक है, वो है हमारा पेपर 2, ठीक है। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखो, मैंने कहा आपको कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक्चुअली सिलेबस को कैसे सिंक करना है, ठीक है ना। क्या इंपॉर्टेंस क्या है, सिलेबस को पढ़ना कैसे। आपको पता है पेपर 1, अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, उसमें पार्ट ए है और पार्ट बी है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि पार्ट ए 150 नंबर का है और पार्ट बी 100 नंबर का है, तो कैसा रहेगा, ठीक है। और कैसे है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, मैं वहाँ पे डिफाइन करूंगा कि आपको यहाँ फोकस रहो, यहाँ फोकस मत दो। यहाँ फोकस रहोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको हेल्प करेगी मार्क्स लाने में। वैसे ही पेपर 2 के पार्ट 1 पे, पार्ट ए जो है उस पर फोकस रहो, क्योंकि वहाँ से 150 नंबर का आना ही आना है, ठीक है। और पेपर 2 में आपको 100 मार्क्स का करना है, 2 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 100 मार्क्स के। तो यानी कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो एक पार्ट में से 3 करो, एक में से 2 करो, तो 3 मतलब 150 मार्क्स, 2 मतलब 100 मार्क्स। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर वे में बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पेपर सामने रख के बताऊंगा कि देखो पेपर में क्या कैसे कवर करवाएगा, आपको कैसे करना है, ठीक है। ओके, लेट्स सी पेपर 2। देखो यहाँ पे कुछ की एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, क्वेश्चन हैं, देखो मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन था पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। आपको पता है
कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 7-8 थीरीज है, वहाँ से हमेशा एक थीरी आती ही आती है, और वो भी 10 नंबर, एक नहीं 2 क्वेश्चन है। लास्ट टाइम तो एक पेपर में ऐसा हुआ था, उन्होंने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 में 10 नंबर का पूछ दिया था, सेम क्वेश्चन जब लॉन्ग आंसर्स की क्वेश्चन बारी आई तो 20 का पूछ दिया, यानी कि एक ही थीरी को उन्होंने 30 का पूछ दिया था। कभी कभी ऐसा भी होता है। यहाँ पे एक सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, और एक हमने यहाँ पे कवर करवाई थी उससे पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच। डायरेक्ट तो नहीं है ऑब्वियसली, सोशियोलॉजिकल अप्रोच इज डिफरेंट देन पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि देखो कैसे अप्रोचेज को आपको क्वेश्चन आए हुए थे, और आपको कहीं ना कहीं पहले से माइंड में था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अभी भी बता रहा हूँ कि इस बार 110% क्वेश्चन होगा, और ये इकोनॉमिक अप्रोच से वापस से पूछ सकते हैं, क्योंकि बड़ी बारी पूछी गई है। वैसे भी 4-5 आई थिंक 5 या 6 कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की थीरीज हैं, आपको 6 की 6 याद करके चले जाओ, 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से पक्का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट था ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन पीएससी ने पूछा था, इससे पहले ही ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज में कवर भी करवाया गया था। थोड़ा सा वे लगता कि ग्लोबलाइजेशन का ग्लोबल साउथ में क्या ग्लोबल साउथ जो है क्या ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट्स ले सकती है। तो जब आप ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन को लिखो तो मैं चाहूँ कि कम से कम 10 थिंकर्स को ऐड करो ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन लिखते समय। ठीक है, डिफरेंट वे में, कोई उसके पॉजिटिव्स में, कोई नेगेटिव्स में, कोई स्पोर्ट में, कोई एंटी क्रिटिसाइज करते हुए, तो कम से कम 10 थिंकर को लिखो। ऐसा ना कि ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आपका एज एस्पिरेंट आप PSIR के ऑप्शनल वाले का आंसर और एक GS वाले का आंसर सेम हो, तो थोड़ा यूनिकनेस लानी है। कैसे लानी है? इंक्लूडिंग द मल्टीपल थिंकर्स। यही बात है सारे के सारे क्वेश्चंस में। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर ये है 1D, दैट इज COP28, बिगिनिंग द एंड ऑफ द फॉसिल फ्यूल इरा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पहले से क्वेश्चन पूछ रखा था कि COP28 क्या थी, और उसके क्या क्या जो है डेवलपिंग कंट्रीज में क्या क्या गेन्स, व्हाट आर द गेन्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हमने पहले पेपर में कवर करवाया था। अगेन मैं ये कहूँगा कि जब आप COP28 लिख रहे हो, ठीक है, COP28 लिख रहे हो, तो उनको यहाँ अगेन थिंकर कोट करो। ठीक है, थिंकर कोट करो, और थिंकर कहाँ से कोट करोगे वो आपका पेपर 2 पार्ट ए जो है वो हेल्प करेगा। पेपर 2 पार्ट अगर अच्छा है आपका तो ये करंट के सारे क्वेश्चंस वहीं से निकलेंगे। ठीक है, फिर आसियान और सार्क पे क्वेश्चन पूछा था पीएससी ने। अगेन यहाँ पे हमने पहले ही साउथ एशियन जो रीजनल कॉपरेशन इन साउथ एशिया उस पर क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। ये आप IR की थीरीज हैं। पहले हम ये थीरीज की बात कर रहा था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की थीरीज की, यहाँ पे ये IR की थीरीज है। IR की कुछ आई थिंक 10 थीरियाँ होंगी, अप्रॉक्सी लेके चलते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 10 थीरियाँ होंगी। आपको वो रट्टा याद होनी चाहिए, सारे थिंकर्स, हर एक थिंकर के क्या एंगल्स हैं, किस पे क्या बोलते हैं। देखो यही आपका कोर है, IR थीरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थीरी, वेस्टर्न एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स थीरीज, पेपर 1 पार्ट 1 की थीरीज ये, और जो सोशलिज्म, फेमिनिज्म जो है, लिबरलिज्म, वो जो थीरीज आपके पास इज्म वाले पार्ट्स हैं, आइडियोलॉजीज वाले पार्ट्स हैं, तो वो आपको क्लियर पता होना चाहिए एग्जैक्टली। देखो जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो ना, यहाँ इन एरियाज में ये आप क्वेश्चन लिख रहे हो, यहाँ पे आप उनको ऐड कर सकते हो, इस पे आप उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, फंक्शनल अप्रोच डायरेक्ट अप्रोच है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमने देखा था कि नियो रियलिस्ट और नियो लिबरल्स के डिबेट के बारे में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, लेकिन जब आप ये थीरीज पढ़ रहे होंगे तो ये टॉपिक भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर तक प्रेशर ग्रुप्स का पॉलिटिकल प्रोसेस पे क्या असर पड़ता है इन रेफरेंस टू इंडिया एंड USA के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे हमने पार्टी सिस्टम के बारे में पूछा था, और जब आप पार्टी सिस्टम पढ़ते हो तो तब आप देखोगे, जब से आपका सिलेबस अगर जिसका कवर हो चुका होगा उसको क्लियरली पता होगा कि जब हम पार्टी सिस्टम के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि देखो पार्टी सिस्टम का के ऊपर जो है प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप का क्या इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। इलेक्टोरल प्रोसेस आपका करके एक टॉपिक है पेपर 2 पार्ट 1 में, इलेक्टोरल प्रोसेस, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। इम्पैक्ट ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम एंड क्लेवेजेस इन द शेपिंग पार्टी सिस्टम विद इन द स्पेसिफिक केसेज इन द डेवलपिंग कंट्रीज। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट सारे इलेक्टोरल सिस्टम को हमने डिफाइन करने के लिए बताया था कि आपको थोड़ा थोड़ा सब डिफाइन करना है। यहाँ स्पेसिफिक FPTP पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो, दिस इज द व्हाट आर यूर रिफ्लेक्शंस ऑन टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म स्प्रेडिंग अक्रॉस द अफ्रीका एज एन अलार्मिंग स्टेट।
सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन था, कंटेस्टेंट कंडम इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है कंटेस्टेंट कंसेप्ट है, व्हाट आर द मेन डिबेट्स इन द इश्यूज ऑफ द सिक्योरिटी के ऊपर क्या क्या इश्यूज है, ठीक है। तो टेररिज्म इट इज एक्चुअली लिंक्ड विद द सिक्योरिटी, जब आप सिक्योरिटी पढ़ते हो तो सिक्योरिटी थ्रेट में एक टेररिज्म आता है, तो टेररिज्म पे क्वेश्चन पीएससी ने पूछा हुआ था और हमने जनरल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। फिर है क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर इक्वलिटी आर जो है इनएक्सट्रेबली लिंक्ड, एग्जामाइन द रोल ऑफ वुमेन इन द इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज प्रोसेस, डू यू थिंक द फेमिनिस्ट, अब ये देखो ये क्वेश्चन आपको पेपर 1 में मिला था, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज बाइज्ड, हैज एनी कंट्री अचीव्ड जेंडर न्यूट्रलिटी, तो क्वेश्चन तो लिंक नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिला था। फिर है कन्फ्लिक्ट इन द साउथ एशिया, साउथ एशिया के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं एडवर्सली इम्पैक्ट जो है एडवर्सली ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द रीजन एंड इट्स कंट्री, ठीक है। आइडेंटिफाई कंस्टेंट्स टू रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, साइट करंट एग्जांपल्स भी आपको इसमें बारे में बताया गया, कुछ एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो, ठीक है। इंडिया हैज़, देखो फॉरेन पॉलिसी पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे शिफ्ट होती है, हमने सीधा क्वेश्चन पूछा होता है कि इंडियन की फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन, ग्लोबल साउथ के बारे में क्वेश्चन था, ठीक है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, एग्जामाइन द इंडियाज रोल इन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। चैलेंज फेस्ड बाय द ग्लोबल साउथ टुडे, और इसके बारे में हमने यहाँ पे ग्लोबल साउथ को कवर किया हुआ था। ग्लोबल साउथ पे क्वेश्चन जीएस के पेपर 2 में भी आई थिंक आया हुआ था, ग्लोबल साउथ का क्या रेलेवेंस है पेपर जीएस पेपर 2 जो आईआर वाला पार्ट है, ठीक है। फिर इंडिया और यूरोपियन यूनियन पे क्वेश्चन आया हुआ था, इंडिया यूरोपियन यूनियन पे और पोस्ट ब्रेक्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन और इंडिया का क्या रिलेशन रह गया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना था, क्लियर हो गया। अफगानिस्तान पे जो क्वेश्चन आया हुआ था, गेटवे टू सेंट्रल एशिया, द अमेरिकन मिलिट्री एग्जिट हैज़ डैम्पेंड इंडियाज इंटरेस्ट इन द रीजन, ठीक है। कि जब यूएसए ने अफगानिस्तान से एग्जिट कर दिया, वापस चला गया, तो उसके बाद कैसे जो है इंडिया का इंटरेस्ट जो है उस रीजन में इन्फ्लुएंस करेगा, कैसा हो सकता है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ चेंज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान आफ्टर द तालिबान टेक ओवर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेम देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि जब यूएसए अमेरिका वापस चला गया तो इंडिया का रिलेशन अफगानिस्तान के कैसा हो गया, और यहाँ पे पूछा गया कि जब तालिबान ने टेक ओवर कर दिया, तो टेक ओवर कब किया, जब अमेरिका वापस चला गया, तो सेम क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया हुआ है, ठीक है। की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडियन विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यही क्रिएट करना चाहता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर, ठीक है। फिर सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, दैट इज इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इस पे क्वेश्चन पहले पूछा गया था, ठीक है। एलिमेंट एंड ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। हैव इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मेंटेन कंटिन्यूटी, ठीक है, कर सकती है। व्हाट चेंजेस हैज द प्रेजेंट गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेटेड, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उस पर क्या इनकॉर्पोरेट किया, देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने, मैं नहीं कहता हूँ आपने लिखा होगा तो यहाँ अच्छा लिखा होगा, फिर आप पेपर में अच्छे होंगे। पेपर में आपने लिखा होगा ये क्वेश्चन, फिर बाहर जाके देखा होगा कि यार इसमें क्या क्या मैं और ऐड कर सकता था, कर सकती थी, ठीक है, और फिर आपके लिए पेपर के लिए हेल्पफुल हो गया, ठीक है। फिर है रीजन फॉर इंडियाज कंटिन्यूइंग एज अ नॉन परमानेंट, जो है नॉन परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी में कैसे मतलब इंडिया जो है वहाँ पे बन सकता है, ठीक है। क्या क्या रेलिवेंट पॉइंट्स हैं कि इंडिया को वहाँ पे यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट इलस्ट्रेट द रीजन फॉर इंडियाज कंटिन्यूइंग एज अ नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो रह रहा है। अब आपको पता है कि इंडिया जो है वहाँ पे परमानेंट मेंबर के लिए मांग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉफी क्लब रेसिस्ट कैसे कर रहा है इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी में, ठीक है। वाटर रिमेन्स अ पॉलिटिकली कंटेस्टेड इशू साउथ एशिया में, वाटर जो है सबसे बड़ा कंटेस्टेड इशू रह गया है। ये क्वेश्चन जेके पीएससी ने पूछा हुआ था और हमने पूछा यहाँ पे पीएससी ने प्रज्ञान आईएएस ने कवर करवाया था कि हाइड्रो कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, क्या रिक्वायरमेंट स्टेप्स हमें उठाने चाहिए, स्पेसिफिक है बांग्लादेश के लिए, अगेन साउथ एशिया में ही है, और ये पूरा साउथ एशिया के लिए पूछा था। जब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया तो बांग्लादेश तो आपको पहले से ही पता था, आपने क्या करना था, नेपाल, ठीक है, नेपाल हो गया, नेपाल के बाद चाइना हो गया, ठीक है, फिर पाकिस्तान हो गया, फिर श्रीलंका हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये 4 कंट्रीज के बारे में लिख दो, आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और जब आप ये क्वेश्चन लिख रहे हो, अगेन मैं यही कहूंगा कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस लिख रहे होते हो पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे कोई थिंकर, कोई पॉलिटिकल लीडर की स्टेटमेंट, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट, ये चीज़ें ऐड कर पाओ, ठीक है। जब आप ये चीज़ें ऐड करोगे तब आपको एज अ पॉलिटिकल साइंस, जिसको PSIR कहते हैं, उसके रेलिवेंस एक इवाल्युएटर को दिखेगी कहीं ना कहीं, ये किस रेलिवेंस में पेपर लिख रहा है, ठीक है। इंडियाज एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द इजराइल फिलिस्तीन, डायरेक्ट क्वेश्चन था इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में, ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है। डिस्कस रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया टू बैलेंस द रिलेशनशिप बिटवीन इजराइल एंड द अरब वर्ल्ड,
ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इजराइल और अरब वर्ल्ड के बारे में हमने पहले देखा था। डिसआर्मामेंट, अगेन क्वेश्चन डिसआर्मामेंट इन यूएनओ के बारे में, ठीक है। फिर था न्यू मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर signifies the emergency of new forms of cooperations and dialogues. Examine India's role in shaping the new world order. ठीक है। What is India's interest in West Asia? What steps has India taken? ठीक है, वेस्ट एशिया में तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहा है इंडिया, कैसे जो है न्यू मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है और इंडिया उसमें क्या हेल्प कर रहा है, उसमें उसका एक पार्ट था वेस्ट एशिया, ठीक है। तो उस पर हमने ये क्वेश्चन कवर करवाया हुआ था। तो मेरे कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य था कि आपको कैसे हेल्पफुल रहती है टेस्ट सीरीज, जब आप टेस्ट सीरीज में बैठते हो, खुद ही एग्जामिन करते हो कि यार मुझे क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ये इस साल का 2025 की टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है। आप प्रज्ञान आईएएस में आके जुड़ सकते हो, यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल देख सकते हो। क्लियर, देखो यहाँ पे हमने इस बार 8 टेस्ट की बात की है, हमें 8 टेस्ट होंगे आपके, जहाँ पे 4 सेक्शनल होंगे, फिर 4 फुल लेंथ होंगे, ठीक है। देखो 4 सेक्शनल कैसे होंगे, आपका जो पेपर 1 है, पहला उसका एक सेक्शनल होगा, फिर उसका दूसरा सेक्शनल होगा, सेक्शनल 1, और फिर दूसरा सेक्शनल होगा, ठीक है। और फिर उन दोनों का एक कंबाइंड फुल मॉक होगा, ठीक है, फुल होगा। यानी कि पार्ट 1 आपको प्रिपेयर करके आना है, उसके ऊपर लिखना है, फिर पार्ट 2 प्रिपेयर करके आना है, उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। और फिर 10-15 दिन आपको फिर मिलेंगे, 15 दिन के बाद आप दोनों को पढ़ के आओ और फिर फुल मॉक दो। फिर पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 पार्ट 1 पढ़ो, ठीक है, पार्ट 1 पढ़ो, उसका पेपर दो, पार्ट 2 पढ़ो, उसका पेपर दो, फिर उन दोनों को पढ़ो कंबाइन, और फिर आके एक फुल मॉक दो, ठीक है। जब आपको यहाँ पे एक रिवीजन होगी, यहाँ पे दूसरी, और यहाँ पे तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, तो यानी कि एक पेपर के लिए आपको 3 रिवीजन्स मिलेंगे यहाँ पे, एक पेपर के लिए 3 रिवीजन्स यहाँ पे। और फिर इसके अलावा हमने 2 फुल मॉक और रखे हुए हैं, ठीक है, 2 फुल मॉक और होंगे, फुल टेस्ट और होंगे, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 के अलग अलग 2 टेस्ट देने पड़ेंगे, यानी कि 2 आपको फिर से 2 पेपर लिखने को मौका मिलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं सबके बारे में बात करूं तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है ना, 160 क्वेश्चन लिखने को मिलेंगे, ठीक है। 160 क्वेश्चन अगर आप लिख के जाते हो तो मान के चलो कि आपको पेपर में लास्ट पे 2 पेपर में 40 क्वेश्चन लिखने, तो 20 क्वेश्चन तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है ना। और हेल्पफुल रहेंगे, यहाँ पे आपको मार्क्स अचीव करवाएंगे, ठीक है। क्लियर, ओके, थैंक यू। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो इसके अलावा प्रज्ञान आईएएस ने क्या किया है कि फ्री टेस्ट सीरीज, यानी कि मैं बात करूं फ्री डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया, आंसर राइटिंग इनिशिएटिव, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको हफ्ते के स्टार्टिंग में, जैसे आज हम नेक्स्ट वीक को लास्ट वीक में हमने मंडे को एक शेड्यूल डाला था, जिसमें डिफरेंट है। देखो जीएस का भी मिलेगा आपको अलग से, ऑप्शनल्स का मिलेगा, जैसे ऑप्शनल में एंथ्रो का मिलेगा, ऑप्शनल में आपको पीएसआईआर का मिलेगा, ठीक है। तो मैं पीएसआईआर की बात करूं तो लास्ट मंडे को हमने क्या किया था, पूरे हफ्ते के लिए शेड्यूल बना के भेज दिया था कि हम इस हफ्ते क्या क्या कवर करवाना चाहते हैं। जैसे लास्ट हमने सोक्रेटिस कवर किया, प्लेटो कवर किया, एरिस्टोटल कवर किया और मैकियावेली कवर किया, ठीक है। तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन हर रोज एक क्वेश्चन अपलोड करेंगे, ग्रुप के अंदर टेलीग्राम ग्रुप है, हर रोज हम एक ऑप्शनल एक जो सिलेबस में आपको दिया हुआ है, जो हमने पहले शेड्यूल में बताया था कि हम ये चीज़ पूछने वाले हैं, तो आपको पहले से ही हम एक क्वेश्चन बना के भेज देंगे। तो सेम डे मान के चलो मंडे को हमने एक सोक्रेटिस के ऊपर क्वेश्चन दिया, तो जिन बच्चे जो बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ सब लोग जुड़ो, प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे। तो काफ़ी बच्चों ने वहाँ पे अपने आंसर्स अपलोड किए सैम ग्रुप में, फिर हमने उनको एवेलुएट करके वहाँ पे भेजा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम कोशिश तो यही रहेगी, अगर 20 लोग लिखते हैं तो सबका ही चेक हो, लेकिन पॉसिबल तो नहीं हो सकता, लेकिन जिन का रोज़ चेक हो जाता है मान के चलो, तो हम कोशिश करेंगे सबको चेक करके देंगे। फिर अगले दिन उन्होंने प्लेटो पे क्वेश्चन भेजा, आई थिंक प्लेटो और एरिस्टोटल को हमने 2 दिन कवर किया, प्लेटो पे और एरिस्टोटल पे 2 क्वेश्चन एक दिन, प्लेटो और एरिस्टोटल पे 2 क्वेश्चन दूसरे दिन, फिर हमने मैकियावेली पे 2 क्वेश्चन 2 दिन के लिए मैकियावेली को चलाया, ठीक है। तो मैकियावेली पे क्वेश्चन है, तो आज हम मंडे है, आज भी हम जो है आज का एक शेड्यूल भेज देंगे, और उस शेड्यूल में आपको आज का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो आप सब जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है t.me, ठीक है, /PSIR ऑप्शनल JK
AS, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक है, आप इस पे ये टाइप करके आप उसमें जुड़ सकते हो, t.me/PSIR ऑप्शनल JKS, ठीक है। आप इस पे जुड़ो और वहाँ पे डेली प्रैक्टिस करो, और साथ में जो शेड्यूल दिया हुआ है टेस्ट सीरीज़ का, उस शेड्यूल पे स्टार्ट करो। शेड्यूल वैसे तो लास्ट आई थिंक सैटरडे से 29 जब मार्च जो है, लास्ट जो परसों वाला सैटरडे था वहाँ से हो चुका है, लेकिन आपको आप ज्वाइन करो, फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी ये टेस्ट दे सकते हो। ओके, थैंक यू। ये